अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल अहमद साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझा था और केमिस्ट्री की तीन ब्रांचेस पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री की फोर्थ ब्रांच को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो केमिस्ट्री की फोर्थ ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम अपनी इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें अपने माहौल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन ये बनती है कि इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी दी सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है जराए, रिएक्शंस यानी कि केमिकल रिएक्शंस, इफेक्ट, इफेक्ट मतलब असरात, एंड फेट्स और खत्म हो जाना ऑफ केमिकल स्पीशीज इन दी एयर, सोल एंड वाटर इन्वायरमेंट। यानी इसके अंदर हम ये देखते हैं कि हमारी जो एयर है, वाटर है या फिर जमीन की सरफेस है यानी सॉइल है, उसके ऊपर जो केमिकल स्पीशीज हैं वो आती कहां से है, यानी उनके सोर्सेज क्या हैं, वो आगे जो केमिकल्स हैं वो रिएक्शंस क्या करते हैं, उसके बाद उन रिएक्शंस के इफेक्ट क्या होते हैं, उन केमिकल स्पीशीज के हमारी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट क्या होते हैं और वो केमिकल खत्म कैसे होते हैं हमारी इन्वायरमेंट से। तो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में ये चार चीजें हम डिस्कस करते हैं उसको कहा जाता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद इंपॉर्टेंस आ जाती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्यों जरूरी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस यह है कि अगर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना होती, हम इसको डिस्कस ना करते, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाता ये देखना कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इंसानी सरगर्मियां हैं, या जो हमारी सरगर्मियों की वजह से जो केमिकल हवा के अंदर, पानी के अंदर या सॉइल के ऊपर हम केमिकल्स को शामिल करते जा रहे हैं, उसकी वजह से कौन से बैड इफेक्ट, बुरे असरात पड़ रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर। यानी इंसानी सरगर्मियों के हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर कौन से बुरे असरात पड़ रहे हैं। अगर ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ना होती तो हम इसको डिस्कस ना कर पाते, समझ ना पाते। तो विदाउट दिस वे इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी दी इफेक्ट्स यानी असरात दैट ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंट, जो कि इंसानों की वजह से इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल, जो कि केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर होते हैं, हम उनको डिस्कस ना कर पाते। इसके अलावा इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द काजेस, ये हमारी मदद करती है इस बात को समझने में कि क्या वजूहात हैं, क्या इफेक्ट्स हैं और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं मुख्तलिफ तरह की पोल्यूशन जो कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होती है। यानी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वो इंपॉर्टेंस इसलिए रखती है कि आज के दौर में खास तौर पर हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। तो वो जो मिसाइल हैं वो किस वजह से हैं? देखें, जिस तरह से स्मोक है, इसी तरह से पानी जो है वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया है, जो अर्थ की सरफेस है वो बिल्कुल साफ सुथरी नहीं है, उसके ऊपर भी बहुत से खतरनाक केमिकल्स और जो घरों का कूड़ा करकट है और बाकी चीजें हैं वो हम फेंकते जा रहे हैं। अब वो जो केमिकल्स जो हम हवा में शामिल करते हैं, चाहे वो किसी केमिकल इंडस्ट्री से जा रहे हों, चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल वेस्ट की वजह से जा रहे हों या किसी भी वजह से हवा के अंदर शामिल हो रहे हों, अब वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हल किया जा सकता है, किस केमिकल को हवा में शामिल करने से क्या प्रॉब्लम आती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट होते हैं वो इन्हीं सारी चीजों को समझते हैं और इन चीजों को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है?
एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। हम एनालिसिस करते हैं, हम तज्जिया करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का। तो हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना, जांच पड़ताल करना। तो इसमें हम मुख्तलिफ केमिकल सैंपल जो भी हमें दे दिया जाता है, हम उस सैंपल की जांच पड़ताल करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से काम हम करते हैं? हमें जो भी सैंपल दिया जाता है, सबसे पहले उस सैंपल के जो कंपोनेंट होते हैं हम उनकी सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन करने के बाद हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी हम उसकी शनाख्त करते हैं। और तीसरे नंबर पे कौन सा कंपोनेंट कितनी मिकदार में पाया जाता है, हम उसकी मिकदार को मेजर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को एनालिटिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इट इन्वॉल्व दी सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलहदा करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है शनाख्त करना, पहचान करना। एंड डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब मालूम करना, निकालना। ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मिकदार। ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन दी मटीरियल थिंग, यानी किसी भी मटीरियल थिंग में जो चीजें पाई जाती हैं, हम सबसे पहले उनकी सेपरेशन करते हैं, फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और फिर उनकी मिकदार को डिटरमाइन करते हैं, मेजर करते हैं। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। इसकी हम एक मिसाल समझते हैं कि हमारे पास फर्ज कर लें कि एक यहां पर सैंपल है, इसके अंदर हम 3 चीजों को ऐड करते हैं। पहले नंबर पर हम इसके अंदर पानी को ऐड कर देते हैं, हम इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। वाटर के अंदर दूसरी जो चीज है वो हम सैंड ऐड कर देते हैं, और तीसरी जो चीज है वो हम आयरन पीस जो है वो ऐड कर देते हैं। आयरन पीस, बहुत बारीक बारीक आयरन पीस है, हम उनको ऐड कर देते हैं और हमारे पास यहां पर एक मिक्सचर बन जाता है। अगर हमें ये सैंपल दे दिया जाए और हमें कहा जाए कि आप इस सैंपल का एनालिसिस करो, तो एनालिसिस में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पर हम आयरन को सेपरेट करेंगे, हम सैंड को सेपरेट करेंगे और हम वाटर को सेपरेट करेंगे। जब ये चीजें सेपरेट हो जाएंगी, मिसाल के तौर पे अगर आपने आयरन को सेपरेट करना है तो आप मैग्नेट की मदद से आयरन पीसेस को उसमें से निकाल सकते हैं। वो सारे के सारे जो आयरन पीसेस हैं वो मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे और पीछे रह जाएगी रेत और पानी। अब आपने रेत को अलग करना है, आप एक फिल्टर पेपर लें, उसके अंदर से इस सोल्यूशन को गुजारें, पानी नीचे चला जाएगा, रेत उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। रेत अलग हो गई, पानी अलग हो गया। जब ये तीनों चीजें सेपरेट हो जाए, इसके अलावा और काफी सारे सेपरेशन के तरीके होते हैं। जब ये तीनों चीजें सेपरेट हो जाएं, उसके बाद आपने ये बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन कौन सी चीजें हैं। मसलन आयरन है, रेत है और तीसरे नंबर पे पानी है। ये आपने तीनों चीजें बता दी। ये दूसरा काम है, यानी आपने सेपरेट भी कर लिया और आइडेंटिफिकेशन भी कर ली। तीसरे नंबर पे क्या करना होता है? तीसरे नंबर पर आपने ये बताना होता है कि इसके अंदर आयरन कितने ग्राम था, इसमें रेत कितने ग्राम थी और इसके अंदर पानी कितने ml है या कितने ग्राम है, ये आप बताते हैं। तो ये थर्ड नंबर पर उसकी आपने कंसंट्रेशन की डिटर्मिनेशन कर दी। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री किस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये एनालिटिकल केमिस्ट्री जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम अगर कोई पेशेंट है तो वो अपना टेस्ट करवाता है, तो उस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि फर्ज कर लें एक ऐसा पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर डायरेक्टली उसका इलाज शुरू नहीं कर देता, बल्कि वो उसको कहता है कि जाएं आप अपना ब्लड सैंपल दें और टेस्ट करवा के लेके आए। तो वो जो बंदा होता है लैब वाला, वो उसका ब्लड निकालता है, ब्लड निकाल के उसका सैंपल ले लेता है और उसकी स्क्रीनिंग करता है, और स्क्रीनिंग के बाद बता देता है कि आपको हेपेटाइटिस है या नहीं। डॉक्टर के पास जाता है,
डॉक्टर फौरी तौर पे उसका इलाज नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसने दो काम किए हैं। एक तो उसके ब्लड लेके उसके बाद उसके जो हेपेटाइटिस वाले जरासीम हैं उनको ब्लड से अलग किया, और उसके बाद दूसरे नंबर पे उनकी पहचान की कि वाकई ये हेपेटाइटिस के जो जरासीम हैं वो इसके ब्लड के अंदर मौजूद हैं। अभी तक उसकी मिकदार नहीं बताई कि कितनी मिकदार है। अब वो पेशेंट को दोबारा से भेजता है एक पीसीआर टेस्ट के लिए, क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए, कि ये करवा के लाएं। वो दोबारा से टेस्ट देता है, 5-7 दिन के बाद उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है और उसमें लिखा होता है कि इस पेशेंट के 1 ml के अंदर कितने जरासीम हेपेटाइटिस के मौजूद हैं, मतलब 10,000 हैं, 20,000 हैं, 1 लाख है, 2 लाख है। तो उनकी तादाद की बेस पर फिर उस पेशेंट का इलाज शुरू किया जाता है। तो हमारे जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं, जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं या बाकी यूरिन टेस्ट है या जितने भी टेस्ट होते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट जो है वो एक एनालिस्ट, जो एनालिटिकल केमिस्ट होता है, वो उन टेस्ट को परफॉर्म करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बायो का लफ्ज इसका मतलब लाइफ से है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम ये समझते हैं कि इंसानों के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद होते हैं और इंसानों के अंदर कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। इंसानों में कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो बनते कैसे हैं, और उसके बाद वो जो केमिकल हैं उनका केमिकल रिएक्शन जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ, जिसके अंदर हम जिंदगी को समझते हैं थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस की मदद से हम जिंदगी के अंदर होने वाले, लाइफ के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को समझते हैं। उसके बाद इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, इसके अंदर हम जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं एंड वाइटल प्रोसेस, और जो बहुत जरूरी नेसेसरी प्रोसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे होते हैं, हम उनको भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर समझते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड इंसाइट्स। इंसाइट्स का मतलब होता है फहम, प्रोवाइड मतलब मुहैया करना। तो ये हमें फहम मुहैया करता है, ये हमें इल्म देता है, ये हमें नॉलेज देता है, ये हमें आगाही देता है। किसके हवाले से? स्ट्रक्चर यानी कि साख्त क्या है, फंक्शन यानी कि काम क्या है, किसका? वो मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों में पाए जाते हैं, और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर शामिल हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और इस तरह से लिपिड्स हैं, और ये सारे के सारे। अब अगर हम बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन हमें कहां से हासिल होता है? एक तो हमारे जिस्म का हिस्सा, जो हमारा जिस्म का सेल है, ड्राई सेल है, उसका 50% प्रोटीन पर मुश्तमिल है हमारा जिस्म खुद। दूसरे नंबर पर हम प्रोटीन बाहर से भी हासिल करते हैं, मसलन हमें अंडों से प्रोटीन मिलती है, हमें गोश्त से प्रोटीन मिलती है, हमें दालों से प्रोटीन मिलती है। तो ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो ये प्रोटीन को समझने के लिए कि कहां से हम हासिल करते हैं, मछली में बहुत ज्यादा प्रोटीन मौजूद होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो आटे वाली चीजें हैं, मसलन गंदम है, मकई है, ये आटे जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह से चावलों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसी तरह से जो चीनी है, शुगर जितनी भी है, वो भी कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो हम प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर, उसकी साख्त कैसी है और उसका फंक्शन क्या है, हम इसको पढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ते हैं, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं, सेलुलोज के बारे में जो पौधों के अंदर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। अभी हम केमिस्ट्री की जो नेक्स्ट ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, हम उसको डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जिसके अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं, उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एटम का न्यूक्लियस है और ये उसके गिर्द शेल है। अब जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो बाहर शेल्स हैं उनके अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये तीनों एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और जो एटम का न्यूक्लियस है वो बिल्कुल दरमियान में होता है, बहुत छोटे साइज का होता है, और एटम का ऑलमोस्ट सारा मैस इसी के अंदर होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसी के अंदर होते हैं, प्रोटॉन भी इसी के अंदर होते हैं। तो हम बात ये करेंगे कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, और केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील विद द रिएक्शंस, ये उन रिएक्शंस के बारे में हमें बताती है टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर हो रहे होते हैं। इट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी को ताबकारी भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी, यानी कि बाज आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर से अपने आप रेडिएशंस खारिज होती रहती हैं, शुआएं खारिज होती रहती हैं, रेज खारिज होती हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। वो रेज अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज वगैरह हो सकती हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, यानी न्यूक्लियस का टूटना और न्यूक्लियस का जुड़ना, ये शामिल है। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब रेडिएशंस खारिज होती हैं या कोई न्यूट्रॉन किसी एटम के न्यूक्लियस के ऊपर फेंका जाता है, तो एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है, और उसके टूटने से दो या दो से ज्यादा नए एटम्स बन सकते हैं, या एक नया एटम भी बन सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है, कि एक एटम किसी एक नए एटम के अंदर या एक से ज्यादा नए एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटम्स कहा जाता है। तो यानी इसके अंदर हम रेडियो एक्टिविटी को देखते हैं, यानी रेडिएशंस एटम से किस तरह से खारिज होती हैं, न्यूक्लियर प्रोसेस, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं, और उसके अलावा न्यूक्लियाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। तो एक एटम का न्यूक्लियस किसी दूसरे एटम के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, इसको डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर और रिसर्च के अंदर ये बहुत अहमियत रखता है। ये इसी चैप्टर के लास्ट पे हम एप्लीकेशंस को भी, जो आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशन को इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो आ जाती है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें पॉलीमर के बारे में पता होना जरूरी है। पॉलीमर क्या होता है? ये जो वर्ड है पॉलीमर, ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक आपके पास वर्ड है पोली, पोली का मतलब होता है मैनी, और दूसरा आपके पास है वर्ड मर, इसका मतलब होता है पार्ट्स। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना होता है, उसको पॉलीमर कहा जाता है। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या होगी? ए लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल जो कि बनता है बाय लिंकिंग, मेड बाय लिंकिंग टुगेदर ए सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें बहुत छोटे छोटे से बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे से मॉलिक्यूल होते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के एक बड़े साइज का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो उसको हम पॉलीमर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथीन। इथीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से तीसरा, चौथा और आगे की।
अब होता क्या है कि यहां से ये जो एक बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है आगे, और ये वाला जो एक बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है आगे। तो आपके पास यहां पर भी एक बॉन्ड आ जाता है और यहां पर भी एक बॉन्ड आ जाता है, और इस तरह से ये दोनों साइडों पर चलता रहता है। तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बना, CH2 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 CH2, और ये आगे अपने आप को दोहराते जाते हैं। ये इथीन से बना है और बहुत सारे इथीन आपस में मिले हैं, इस वजह से इसको पॉलीइथीन कहते हैं। पॉलीइथीन जो हम शॉपिंग बैग के लिए शॉपर इस्तेमाल करते हैं उसको पॉलीइथीन कहा जाता है। तो ये एक पॉलीमर है। उसके बाद हम बात करेंगे पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो जो पॉलीमर केमिस्ट्री है इसके अंदर क्या डिस्कस करते हैं हम, इसमें बेसिकली हम पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि पॉलीमर की स्ट्रक्चर कैसी है, पॉलीमर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, पॉलीमर बनते कैसे हैं, और उसके बाद पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, खसूसियात क्या हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं जी। फोकस ऑन द स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर हम साख्त के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टीज, यानी हम खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरे नंबर पे सिंथेसिस, मतलब बनाना, तैयार करना, किसका, पॉलीमर्स का और मैक्रोमोलिक्यूल का। मैक्रोमोलिक्यूल का लफ्ज जो है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, जैसा कि डायमंड है, हीरा है, वो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में भी हम पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें कि पॉलीमर्स जो हैं वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कहां पर इस्तेमाल होते हैं, तो पॉलीमर्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो प्रोटीन है, जो हमारे जिस्म का हिस्सा है, वो इटसेल्फ पॉलीमर है। इसी तरह से जो पॉलीइथीन है, शॉपिंग बैग है, वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो पॉलीमर है। इसी तरह से जो प्लास्टिक है वो सारे के सारे पॉलीमर्स होते हैं। तो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास आज का जो लेक्चर है हम उसको देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले नंबर पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। दूसरे नंबर पर हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। तीसरे नंबर पे हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। चौथे नंबर पे हमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। पांचवें नंबर पे हमने पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, और इन सब की इंपॉर्टेंस भी देखी, इनकी जो जो एप्लीकेशंस थी वो भी देखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट हम जो केमिस्ट्री की बाकी ब्रांचेस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।